नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप दबास। 2024 का इलेक्शन अब की बार गारंटियों का इलेक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियां आप सब लोग सुन रहे हैं। देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी वो दे रहे हैं। इसके साथ साथ हर गरीब आदमी को भूखे पेट ना सोने देने की गारंटी वो दे रहे हैं। युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। अब गारंटियों का दौर शुरू हुआ है तो कांग्रेस कैसे पीछे रहे। कांग्रेस की ओर से भी 5 गारंटियां दी गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये ऐसी गारंटी है जिससे आपकी तकदीर बदल जाएगी। उन्होंने भर्ती का भरोसा दिलवाया है। उन्होंने कहा है कि 30 लाख सरकारी पदों पर जो रिक्तियां हैं उनको समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जो पहली नौकरी आपकी होगी वो पक्की नौकरी होगी। इसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो डिप्लोमा या डिग्री धारक है उनको अगर नौकरियां नहीं मिल रही है तो उनको स्टाइपेंड या अप्रेंटिस के तौर पे उनको 1 लाख रुपए सालाना की गारंटी वो देना चाहते हैं। युवाओं का एक मुद्दा राहुल गांधी ने जो है भुनाने की कोशिश की है, जो पेपर लीक का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून बनाया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनके भविष्य को लेकर उन्होंने चिंता जताई है 5 गारंटियों में। और युवा रोशनी के नाम से एक उन्होंने कहा है कि हर जिले में स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक निश्चित फंड दिया जाए। दोनों तरफ से गारंटियां दी जा रही है। इन गारंटियों का लोगों पर कितना प्रभाव होगा, क्या अब की बार पिछले 10-15 सालों का अगर इलेक्शन हम देखने की कोशिश करें, 2009 का भी, 2014 का भी और 2019 का और 2024 का इलेक्शन अब आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार चुनाव जो है वो मूल मुद्दों पर लड़ा जाएगा। अगर ऐसा होता है और लोग गारंटियों पे बात करते हैं और विचार करते हैं और किसकी गारंटी कितनी मजबूत तरीके से रखी गई है इस पे विचार करते हैं, तो ये इलेक्शन निश्चित तौर पे लोकतंत्र में एक बेहतर परंपरा साबित होने जा रहा है अगर मुद्दों पे इलेक्शन चुनाव 2024 का लड़ा जाएगा। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब लोग जानते हैं। मैं इनसे जब फोन पे बातचीत होती है तो अक्सर बब्बर शेर कहता हूं। प्रेम जी जब बोलते हैं तर्क के साथ बोलते हैं, दहाड़ते हैं और पूर्ण मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं। उनके बातों में तथ्य होते हैं। जो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, भले ही किसी को खरी लगे, किसी को खोटी लगे, किसी को अच्छी लगे, लेकिन वो अपनी बात निर्भय होकर रखते हैं, निडर होकर रखते हैं और ये एक अच्छे पत्रकार की पहचान है। इसीलिए प्रेम जी पूरे देश में सुने जाते हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जी, गारंटियों का इलेक्शन होने जा रहा है इस बार। देखिए प्रदीप डबास जी, हमारे देश ने तो गारंटी पर ही भरोसा छोड़ दिया है। जी। अब किसी दुकान में कोई सामान आप खरीदते हैं तो कोई गारंटी देता है क्या? वारंटी वारंटी मिलती देता है। है। गारंटी खत्म हो गई। गारंटी का मतलब होता था एक ऐसा कमिटमेंट जो टूटने वाला नहीं है। जी। और वारंटी का जो मतलब है टाइम बाउंड कमिटमेंट। जी। 1 साल के लिए आपको कमिट कर दिया। तो हम तो कहते हैं कि वारंटी ही दे देती पार्टियां, वारंटी ही दे देती। लेकिन गारंटी गारंटी तब है जब गारंटी ना पूरा हो तो उसका जो दंड है वो स्वीकार करने के लिए तत्पर हो। जी। क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष गारंटी पूरा नहीं होने की स्थिति में कोई दंड अपने लिए घोषित कर रहा है? कोई प्रायश्चित बता रहा है कि ऐसा नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगा? नहीं बता रहा है तो गारंटी का कोई मतलब नहीं। बिना हाँ, दो प्रायश्चित के, दो बिना करोड़ दंड के 2 करोड़ गारंटी का कोई नौकरियां मतलब। सालाना, 2 करोड़ नौकरियां सालाना दिए जाने की घोषणा तो 2014 में ही हो गई थी और अब 30 लाख
नौकरियां सरकारी रिक्त पदों पे देने की घोषणा अब हो रही है। तो अंतर तो कुछ नहीं है, ये तो घोषणाएं हैं। लोग भरोसा कैसे करें सर? हाँ, बिल्कुल आपका प्रश्न जो है, मैंने जो बात रखी वो वहीं पर ले जाता है कि ये गारंटी, ये वर्ड भारी भरकम है। इसका मतलब हमारी बात की विश्वसनीयता कम हो गई, तो उस विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए हम एक ऐसा टर्म लेके आ रहे हैं जिस पर कभी भरोसा हुआ करता था, वो टर्म है गारंटी। अब मैं कह रहा हूं कि वो वर्ड भी हमने मिटा दिया है, उसकी जगह आ गया है वारंटी। तो फिर भी मुद्दों पर अगर हम आते हैं, तो ये है कि पार्टियां अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है कि हम पूरी शिद्दत के साथ में जन सरोकार के मुद्दों को लेकर आएंगे। अब इसमें सत्ताधारी दल की गारंटी का कोई मतलब नहीं होता है। सत्ताधारी दल को तो अपने किए हुए काम को बताना होता है कि देखिए हमने ये काम कर दिए हैं और इस आधार पर हम आगे और काम करने वाले हैं। तो रोजगार के सिलसिले में बीजेपी को ये बताना चाहिए कि हमने इतने लोगों को सरकारी नौकरी और इतने लोगों को गैर सरकारी या रोजगार दिए, और इस टेंडेंसीज को हम आगे बढ़ाएंगे और इसका रोड मैप ये होगा। सत्ताधारी दल के लिए यही मतलब है, लेकिन विपक्ष के लिए ये मतलब नहीं है, क्योंकि विपक्ष तो सत्ता में नहीं है। वो यही बता सकता है कि हमारा रोड मैप ये होगा, इस रोड मैप पर चलकर हम इतने पदों को भरेंगे, इतने रोजगार क्रिएट करेंगे। तो इस मायने में हम दोनों ही पक्ष को जरूरत से ज्यादा बोलता हुआ देख रहे हैं। सत्ता पक्ष जो कि झूठा साबित हुआ है अपने पुराने वायदों पर, और विपक्ष जो उसके उस बुनियाद पर कि सत्ता पक्ष फेल हुआ है, हम गारंटी और भरोसा दे रहे हैं, उसमें ऐसी बातें कही गई हैं कि हम ये करेंगे और कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। वो 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां भरी जा सकती हैं, पद क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन ये इस गारंटी पर ये सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब रिक्तियां खाली नहीं रहती थी केंद्र सरकार में? तब कांग्रेस भी की ओर से रिक्तियां रहती दावा, थी। माफी चाहता हूं मैं आपको रोक रहा हूं प्रेम जी। कांग्रेस की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि जितने राज्यों में उनकी सरकार बनी, वहां पे जितने वादे किए गए थे, चाहे कमलनाथ की सरकार 1 सवा साल रही थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में भले ही जाते जाते ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको बाद में खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो जितनी स्कीम या जितने गारंटी उन्होंने दी थी उनको उन्होंने पूरा किया है। तो ये भी इस गारंटी को पूरा करेंगे। लेकिन सवाल ये है प्रेम जी कि पब्लिक कांग्रेस की गारंटी को क्या सीरियस नहीं लेती है, गंभीरता से नहीं लेती है? क्योंकि जो गारंटियां राजस्थान में दी गई थी, जो गारंटियां छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में दी गई थी, अभी 3 जनवरी को ही उसका रिजल्ट आया है, तो दिसंबर में। तो निश्चित तौर पे ये सवाल तो बनता है कि जो गारंटियां दी गई थी कांग्रेस की ओर से और तीनों राज्यों में शिकस्त मिली कांग्रेस को। प्रदीप जी, गारंटी का जो महत्व है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारा अतीत क्या है। अतीत में हमने जो गारंटियां दी हैं वो पूरी होती है, हुई कि नहीं हुई। आप स्टेट का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन उसका पूरा व्हाइट पेपर सामने रखना चाहिए कि जी। हमने इतने रोजगार दिए। केवल बोल देने भर से तो नहीं होगा कि राजस्थान में हमने रोजगार दिए, या छत्तीसगढ़ में रोजगार दिए तो हारे क्यों, ये भी प्रश्न उठता है। जी। और इसी में ये बात है कि जो बात एक पार्टी बोलना चाहती है, उस बात को जनता तक वो पहुंच रही है कि नहीं, और पहुंच रही है तो क्या वो उनके कानों पर टकरा कर वापस आ जा रही है, कि वो जनता के जेहन में भी जा रही है। जी। जनता के जेहन में अगर पहले से कुछ ऐसे विचार भरे हुए हैं जो इन बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये बातें भी कारगर नहीं होती। क्योंकि परफॉर्म करना, उसी के आधार पर गारंटी का महत्व होता है। मैंने पहले भी कहा, केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही थी,
क्या उस समय नियुक्तियां 100% फुल रहती थी? उस समय भी नियुक्तियां खाली रहती थी, जी आज भी नियुक्तियां खाली रही हैं। तो ये बताना पड़ेगा कि वर्तमान जो मोदी सरकार है उसमें न सिर्फ नियुक्तियां खाली हैं, बल्कि जिनको नौकरी मिली उनकी नौकरी भी चली गई, छटनी ज्यादा हुई, और जो रोजगार के अवसर थे वो कम हुए, रोजगार खोजने वाले लोग निराश होकर घर बैठ गए, वर्कफोर्स सिमट गया, हाँ, महंगाई और बीएसएनएल में तो बेरोजगारी पकड़ ने पकड़ उनका के जीना मुश्किल कर जो दिया। है वॉलेंटरी रिटायरमेंट दी गई है। इतना बड़ा महकमा था वो लगभग खत्म ही हो गया। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को ये बोलना होगा, समझाना होगा कि ये इतनी बड़ी बेरोजगारी और इतनी बड़ी खाली नियुक्ति के जो पद हैं, इसका इसका कारण क्या है? इसका कारण सरकार का विलिंगनेस है, अनविलिंगनेस है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की ओर एक उनका लगाव है। वो सारे कर्मचारियों को, या आपको सबसे बड़ा उदाहरण सेना है, सेना में नियमित भर्ती को बंद करके, अग्निवीर जैसी योजना चला करके एक ऐसे प्लान पर सरकार चल रही है जिसमें अग्निवीर से प्रशिक्षित नौजवानों को अंबानी अडानी के सुरक्षा गार्ड बन करके जीना पड़ेगा बाकी जिंदगी। उनको वैसे जिंदगी दी जा रही है, वैसा करियर दिया जा रहा है। ट्रेनिंग तो सेना से लेंगे और जाके रोजगार करेंगे अंबानी अडानी के घर में। तो ये उनका लाइफ में वो बात भी नहीं होगी जो सेना, नियमित सेना में होती है। तो इस तरह से जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है चीजों को, इसके बारे में जब तक नहीं समझाया जाएगा तब तक ये रोजगार की गारंटी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट तक सीमित नहीं है रोजगार। रोजगार क्रांति जो बात कह रहे हैं राहुल गांधी, वो बड़ी बात है। रोजगार क्रांति में ये सारी बातें शामिल होंगी, इसको समझाने और समझने की जरूरत है कि रोजगार एक क्रांति, एक सवाल। रोजगार क्रांति क्या है। जी जी। जी जी। जी जी, बोलिए बोलिए प्रेम जी। तो रोजगार क्रांति क्या है कि रोजगार के जितने भी अवसर बंद हुए हैं उसको खोलना, रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना, और उन जगहों पर जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो पूरे अर्थव्यवस्था में गति आएगी, जीडीपी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, और ऐसे समय में फिर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है अर्थव्यवस्था का पूरी दुनिया में, उसमें भी हमारी भागीदारी बढ़ेगी। तो जब तक हम ग्लोबल इकोनॉमी में अपने पार्टिसिपेशन को नहीं बढ़ाते हैं, तब तक हम अपने ही देश के इसमें से सारी चीजें पूरी कर लें ऐसा नहीं लगता है। आज देखिए मजबूरी में हम चाहे या न चाहे, हमारे नौजवान जाके रूस में लड़ने चले गए, यूक्रेन में इस युद्ध में यूक्रेन। चले गए, फंस गए वहां पर, और भर्ती के लिए आवेदन दे रहे हैं इजराइल में कि हम इजराइल की सेना में भर्ती होना चाहते हमारा हैं। इजराइल। ये मेरे हमारे चाहने के बगैर होगा, क्योंकि नौजवान करेंगे क्या? अंग्रेजों के जमाने में भी यहाँ के लोग जाते थे, अंग्रेजी सेना में भर्ती होके यूरोप में लड़ते थे, जान गंवा के आते थे। क्या हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं? पुरान आजादी से पहले वाले गुलामी के उस दौर में पहुंच गए हैं जब नौकरी करने के लिए हमें दुश्मन की सेना में भी काम करना पड़े तो करेंगे? तब तो कल को पाकिस्तान की सेना में भी हिंदुस्तानी जाकर के नौकरी करें और हमारे देश से युद्ध लड़े। क्या हम उस हालत में पहुंच रहे हैं? ये बहुत चिंता का सबब है। इसीलिए ये रोजगार पर केंद्रित होकर के चुनाव लड़ना एक जरूरत है। जनता को समझ में आए इसके लिए भी आपको राजनीतिक कार्यक्रम लेकर जाना होगा, केवल गारंटी बोल देने भर से नहीं होगा। जनता को समझाना पड़ेगा कि रोजगार क्रांति की जरूरत क्यों है। जी। रोजगार क्रांति की जरूरत इस देश को है, ये प्रेम जी बोल रहे हैं। लेकिन प्रेम जी, एक बड़ा सवाल ये है कि इस बार अच्छी बात ये है कि मुद्दे जो है वो लोगों से जुड़े हुए इस चुनाव में उठने जा रहे हैं। करेंगे प्लीज, एक बार फिर से सवाल करेंगे जी जी प्लीज। जी। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छी बात ये है कि इस चुनाव में जो है, चुनाव मुद्दों पे होगा, इलेक्शन मुद्दों पे होगा। ये अच्छी बात है, चाहे सत्ता पक्ष की ओर से चाहे विपक्ष की ओर से। और गारंटियों की बात हुई, खुद अमित शाह ने महाराष्ट्र में शरद पवार से पूछ लिया कि आप 50 साल से आपका बोझ महाराष्ट्र
जो है सहन कर रहा है। और आप बताइए कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया है, कम से कम ये तो बता दीजिए। तो काम का हिसाब किताब चाहे सत्ता पक्ष की ओर से शुरू किया जाए या विपक्ष की ओर से किया जाए, लेकिन मांगने का सिलसिला तो शुरू हुआ है। ये मांगने का सिलसिला जरूर शुरू हुआ है, लेकिन बताने का सिलसिला कहाँ शुरू हुआ। जी। असल बात तो ये है, सत्ताधारी दल यूपीए के कार्यकाल का ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर लेकर आ रहा है। सत्ताधारी दल तो अपने कार्यकाल का व्हाइट पेपर लाएगा ना, यूपीए के कार्यकाल का लेकर आ रहा है। और विपक्ष वर्तमान का ब्लैक पेपर लेकर आ रहा है। तो विपक्ष तो फिर भी, विपक्ष को आप सवाल नहीं उठा सकते, वो तो उसका दायित्व है, उस नियमित पैटर्न पर है। लेकिन सत्ता ने तो चौंका दिया, भाई अपनी सरकार का व्हाइट पेपर लाने के बजाय पिछली सरकार का व्हाइट पेपर लेके आ रहे हैं। इसका मतलब सब पूछ रहा है, बता कोई नहीं रहा है, हर कोई सवाल कर रहा है। आप टीवी चैनल में भी चले जाइए ना, तो सत्ता की धारी दल से जो बोल रहे हैं वो भी बोलते मेरा एक सवाल है, और विपक्ष वाले तो पूछते ही ये सवाल है। एंकर भी बोलता है मेरा एक सवाल है। तो हर आदमी तो सवाल ही कर रहा है। मैं तो यही कह रहा हूं, जवाब कौन देगा। एक जवाब आप दीजिए प्रेम जी। जो युवाओं को टारगेट किया गया है, जिस तरह से रोजगार की बात की गई है, जो कांग्रेस की ओर से 5 गारंटियां दी गई हैं, उसमें हर जिले में स्टार्टअप के लिए जो है वो फंड मुहैया करवाने की बात की गई है, या पेपर लीक सिस्टम खत्म करने की बात की गई है कानून बना के, और भर्ती का भरोसा दिया गया। ये सब कुछ युवाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस को लगने लगा है कि राम मंदिर जो है मुद्दा उन वोटरों के लिए निश्चित तौर पे बड़ा मुद्दा हो सकता है जो 40 साल से ऊपर के वोटर हैं, इसलिए युवाओं पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। देखिए, युवाओं पर ध्यान देना इसलिए भी जरूरी होता है कि युवा वोटर का बड़ा हिस्सा होते हैं। जी। आज भी 35 साल की उम्र तक के लोग एक्चुअल में देश की आबादी का 65% है। जी। माने 35 और 65 मिलके 100 होता है, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूँ। 35 तक की उम्र के लोग पूरी आबादी का 65% है आज भी। तो जाहिर बात है कि ये वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है। और इसलिए इस वोट बैंक को जो कोई भी साध लेता है, वो जीत की ओर आगे बढ़ता है। नहीं नहीं, बीते चुनावों में, 37% में तो 315 आ जाती है सर। हाँ, तो पूरे पूरा वोट मिले तब तो आ ही जाएगी। पूरा वोट नहीं मिलता है ना, वो बंटता भी है। तो एक तो पूरी पूरी वोटिंग नहीं होती है, और दूसरा पूरा वोट नहीं मिलता है। देखिए, 94 करोड़ वोटर्स पिछले बार थे, और करीब 64 करोड़ लोगों ने वोट किए थे। 64 करोड़ में बीजेपी को मिला था 23 करोड़। तो जी। 23 करोड़ उनके वोटर हुए। तो इस बार वोट बढ़ेंगे। 37% कहा गया था उस समय टोटल, एनडीए का 45% था। तो यही है कि कांग्रेस के वोट घटे नहीं थे। लोगों को लगता है ना कांग्रेस के सपोर्टर वोटर नहीं घटे। वो तो तब भी 12.5 करोड़ अब भी हैं, लेकिन पहले भी इतने ही थे। कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा नहीं, यही कांग्रेस के पिछड़ने का कारण है। कांग्रेस का वोट बैंक तब बढ़ेगा जब ये युवा वोटर जुड़ेंगे। बीजेपी का वोट बैंक डबल हो गया क्योंकि उसमें युवा वोटर जुड़े। ये है युवा वोटर का महत्व। अगर जी। युवा वोटर को कांग्रेस जोड़ लेगी, तो समझिए कि वो जो 23% और 23 करोड़ और 13 करोड़ के बीच का फासला है, 10 करोड़ 10.5 करोड़ का, बस 5 करोड़ तो खींच के लाना है कांग्रेस को। बीजेपी से खींच के 5 करोड़ लाना है, बराबर हो गए दोनों। एक्चुअल में यही मामला है। लेकिन ये बोलना जितना आसान है, उसको करके दिखाना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि युवा का अगर रुझान जिस ओर होगा, उसको पता चल जाएगा कि ये सरकार जो हमें नौकरी देने वाली नहीं है, और विपक्ष जो है हमें नौकरी का सपना दिखा रहा है, हो सकता है कि नौकरी मिल जाए, तो उसका रुझान बदल जाएगा और चुनाव बदल जाएगा। इसीलिए रोजगार की गारंटी आज के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। गारंटियां तो कांग्रेस की ओर से दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस कैसे गारंटी ले सकती है अपने घटक दलों का या इंडिया के घटक दलों का। अब उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि वो इलेक्शन अकेले लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये तो अपने जो साथ के लोग हैं उनकी गारंटी नहीं दे पा रहे हैं।
देखिए, गारंटी जो है जनता के प्रति होती है। गठबंधन में जो दल लड़ते हैं चुनाव, वो अपनी सीटें, अपनी भागीदारी, सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। वो उनका सत्ता में हिस्सेदारी बढ़े, इसके लिए अधिक सीटें कैसे जीते, उसकी वो रणनीति है कि वो अकेले लड़े या इंडिया गठबंधन में लड़े। वो इंडिया गठबंधन में लड़ते हुए दिख सकते हैं, लेकिन जनता के बीच असल में चुनाव लड़ते हुए दिखने के लिए ये गठबंधन की लड़ाई जरूरी है उनके लिए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में गठबंधन नहीं किया, लेकिन दिल्ली में तो किया, देश के दूसरे हिस्सों में तो किया। इसको आप रणनीति बोल सकते हैं, गठबंधन के भीतर की लड़ाई नहीं बोल सकते। क्योंकि आज भी जब फारूक अब्दुल्ला को सवाल आएगा कि सेंटर की पॉलिटिक्स में किसके साथ खड़ा होना है, तो वो बीजेपी के साथ खड़े होने नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस के ही साथ खड़े होने जाएंगे। जी प्रेम जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या राम मंदिर का मुद्दा उतना प्रभावी नहीं रहा, जिसकी वजह से अब चाहे बीजेपी या उसके साथी दल, जिक्र कम होता है, चुनाव सिर पे आ गया है। तो ये लग रहा था कि राम मंदिर अकेला ही चुनाव जितवा देगा, लेकिन अब की बार तो राजनीति मुद्दों पे हो रही है। राम मंदिर का प्रभाव नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। राम मंदिर मुद्दे का प्रभाव है, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में प्रभाव है जिन क्षेत्रों में श्री राम के प्रति आस्था वाला माना जाता है। जैसे जी पश्चिम बंगाल में श्री राम के लिए नहीं, माँ काली के लिए ज्यादा आस्था है। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग, दक्षिण में तो कई जगहों पर रावण के लिए आस्था है ना। तो ये भी है। तो श्री राम हिंदी पट्टी में मोटे तौर पर है उसका प्रभाव श्री राम मंदिर का। ऐसे तो पूरे देश में भी आप बोले तो इसको काट नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रभाव तो पूरे देश में है। लेकिन जिस हिसाब से आपका प्रश्न है कि ये चुनावी राजनीति को कितना प्रभावित करेगा, उस हिसाब से देखें तो हिंदी पट्टी में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। और हिंदी पट्टी में कुछ प्रभाव और बढ़ भी जाए तब भी सीट तो बढ़ नहीं रही है। वही मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें हैं बीजेपी के पास में, और जी। 2% 5% वोट ज्यादा मिल जाए राम मंदिर के कारण, तो उससे बीजेपी के चुनावी भविष्य पर तो फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके राजस्थान से में भी उत्तर 25 प्रदेश है। में से 25 है। जी, राजस्थान में 25 में 25। उत्तर प्रदेश में पिछली दफा 6.5% ज्यादा वोट मिले थे बीजेपी, जी। 6.5% ज्यादा मिले थे, लेकिन सीटें बढ़ी नहीं थी, घट गई थी। तो इस बार भी कुछ और परसेंट वोट मिल जाए, लेकिन गठबंधन अगर मजबूत होगा सीटें घट जाएंगी। तो राम मंदिर का असर भी है, लेकिन सीटों के टर्म में नहीं दिखा, वोटों के टर्म्स में दिखा। इसलिए इस तरह से हम देखते हैं, हम राम मंदिर के प्रभाव को खारिज नहीं करते, वो प्रभाव है, मगर सीटों के टर्म में वो बीजेपी को फायदा देता नहीं दिख रहा है। सीटों के टर्म में वो बीजेपी को फायदा देता नहीं दिख रहा है। गारंटियों की लगातार बात हो रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से गारंटियां दी जा रही है। कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी हैं युवाओं को। मोदी साहब अपनी गारंटी दे रहे हैं, और वो अपने लगातार भाषणों में भी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। चाहे वो उज्ज्वला योजना, चाहे देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी। अब इन गारंटियों पे लोग कितना भरोसा करेंगे, वोटर कितना भरोसा करेंगे, ये तो 2024 के चुनाव का नतीजा तय करेगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, बबर शेर की तरह बोलते हैं प्रेम जी, और आज भी उन्होंने पूरी बेबाकी के साथ अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी आपका, आप जुड़े चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। गारंटियों को लेकर आपका क्या सोचना है, जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।